जब भी आपने एक्सरे देखना है तो सबसे पहले 4 टेक्निकल डिटेल्स आप देखा करेंगे। पी फॉर पोजीशन, कैसे पता चलेगा ये अप्रोप्रिएट पोजीशन लिया गया है। ये देखें, ये क्लेविकल का मीडियल एंड यहाँ है, इस क्लेविकल का मीडियल एंड यहाँ है, जो बीच का स्पाइनस प्रोसेस है वो देखें, ये स्पाइनस प्रोसेस है। इफ दिस स्पाइनस प्रोसेस इज फॉलिंग राइट इन द सेंटर बिटवीन दिस टू क्लेविकुलर एंड्स, मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल के जो ये फॉल कर रहा है बिल्कुल सेंटर में, तो इसका क्या मतलब, पोजीशन इज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पोजीशन के हवाले से ये है, क्या ये प्रॉपर रेस्पिरेशन में लिया गया है कि नहीं। प्रॉपर रेस्पिरेशन में लिया जाने वाले एक्सरे में आपको कम से कम 5th एंटीरियर रिब डायफ्राम को, मिड ऑफ द डायफ्राम को बाइसेक्ट करती नजर आएगी। ये है पहली रिब, ये है दूसरी रिब, ये है तीसरी, ये आ गई चौथी, ये आ गई पांचवी, ये छठी जो है ना मिड ऑफ डायफ्राम को बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब है प्रॉपर इंस्पिरेटरी एफर्ट में लिया गया है। जो पुअर इंस्पिरेटरी एफर्ट वाला होगा उसमें 4th रिब बाइसेक्ट करती नजर आएगी। अब वो पुअर इंस्पिरेटरी एफर्ट भी हो सकती है और वो ये भी हो सकता है उस साइड का फाइब्रोसिस हो गया हो वैसे वाले, लेकिन आपको पता हो, आपको आइडिया हो, ये पता हो कि भी टेक्निकली अगर आपको पता है ना, जब भी आपका एक्सरे कराया जाता है तो आप क्या कहते हैं, लंबा सांस खींच के रोक लें। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपके एक्सरेज सिक और क्रिटिकल पेशेंट के जब भी कराए जाते हैं और मोस्टली कराए जाते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, तो जो जिस बंदे को 40 पे रेट हो, ऐसे सांस ले रहा हो, उसको आप कह सकते हैं कि आप लंबा सांस खींच के रोक लें, तो वो उसने एक कमांड देनी होती है, वो जो एक्सरे वाला बंदा है। अक्षर उन्हें ये नहीं देखना कौन की का है, आगे तक बस उसने लगानी है और आप भेज देना। इसलिए आपने देखना है कि भाई प्रॉपर इंस्पिरेटरी, अच्छा अगर 8वीं रिब से अगली बाइसेक्ट कर रही हो मिड को, तो इसका मतलब हाइपर इन्फ्लेटेड हो गया। चौथी कर रही हो तो इसका मतलब एक्सपायरेशन में लिया गया है, और यहाँ पे वो ऑब्वियसली इसका फाइब्रोसिस। अब आ जाए नंबर 3 पे, पी आर और ई, एक्सपोजर। इज इट अंडर एक्सपोज और इज इट ओवर एक्सपोज, कैसे पता चलेगा, बड़ा आसान है। द फर्स्ट 4 स्पाइनस प्रोसेसेस शुड बी विजिबल, द रेस्ट ऑफ द वर्टेब्रा either should just be visible behind the heart, they should either be just be visible behind the heart, or even if they are not visible तब भी acceptable है, लेकिन better they should just be visible behind the heart। first 4 नजर आए, बाकी they should be just visible। ये है proper exposure। सारी वर्टेब्रा आपको ज़बरदस्त नज़र आ रही है, बेहतरीन नज़र आ रही है कि आपका हार्ट नहीं बल्कि शैडो मास्क हो गया। व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट के टू ब्लैक, आपने बहुत ज़्यादा काला कर दिया उसको, ओवर एक्सपोज हो गया। और अगर कोई एक भी वर्टेब्रा नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है ना वाइटिश हुआ पड़ा है, कोई वर्टेब्रा आपको नहीं नज़र आ रही, इसका मतलब है अंडर एक्सपोज। अंडर एक्सपोज थिंग बिकम टू वाइट, ओवर एक्सपोज थिंग्स बिकम टू ब्लैक। रिब वी, आखिरी वी से व्यू, इज इट पोस्टरो एंटीरियर व्यू और इज इट एपी व्यू, एंट्रो पोस्टीरियर व्यू। आप लोगों का जब एक्सरे किया जाता है तो आप क्या कहते होते हैं, दीवार के साथ लग के खड़े हो जाएं, यहाँ फिल्म पड़ी है, पीछे से रेज आ रही है, पहले कहाँ से गुजरती है, आपके पोस्टीरियर पार्ट से गुजरती है, ऐसे ही है ना, पीछे से जा रही है पहले, इसीलिए इसको कहते हैं पी ए व्यू। अगर मैंने ए पी व्यू अपना कराना है तो पहले मेरे एंटीरियर पार्ट से गुजरेंगे, यहाँ से रेज आएंगी तो पहले एंटीरियर पार्ट से गुजरेंगी, इसको बोलते हैं ए पी व्यू। तो पता कैसे चलेगा, जो आपका पी ए व्यू होता है उसके अंदर स्कैपुला और साइड वेज, स्कैपुला देखें यहाँ है, अगर स्कैपुला ये बॉर्डर है, वैसे इसने सही किए हुए, स्कैपुला यहाँ आ रहा है और ये वाला स्कैपुला तकरीबन साइड वेज है, तो स्कैपुला शुड बी साइड वेज। अगर ये एपी व्यू होता तो स्कैपुला वुड हैव कवर्ड दैट होल लंग, बिल्कुल स्कैपुला यहाँ आया हुआ होता, क्योंकि एपी व्यू में हमें लंग को नहीं देखना, एपी व्यू में तो हम देख रहे होते हैं वर्टेब्रा वगैरह, इसलिए कराया जाता है। और दूसरा ये जो होती है ना, ये स्लांटिंग डाउनवर्ड है, ये किसमें है, पीए व्यू में, बाहर वाली ऊपर होती है, अंदर वाली नीचे होती है, उसके अंदर क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। सो दीज आर दी 4 थिंग्स व्हेन एवर यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब चेस्ट एक्सरे इन एनी पर्सन, रिमेंबर दीज 4 थिंग्स फॉर गुड, बिकॉज इफ यू डू नॉट फोकस ऑन दीज 4 थिंग्स, what you may do, everything has impact on the findings। P for position, I am standing that way, पीछे से एक्सरे ले लिया गया, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मीडियास्टाइनम एक साइड पे शिफ्ट नजर आ जाएगी, ये मीडियास्टाइनम ऐसे होगा, ऐसे को चलेगी, यानी
सारे शेडो ऐसे हो जाएंगे या सारे ऐसे हो जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि शायद ये कोई एबनॉर्मेलिटी है। मीडियास्टाइनम वाइड नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बैड पोजिशनिंग विल लीड टू दिस प्रॉब्लम। रेस्पिरेशन, अगर पुअर इंस्पिरेटरी एफर्ट के साथ लिया गया है, पेशेंट को कहा उसने ब्रीदिंग हल्का सा सांस लिया, आपने ले लिया, प्रॉब्लम क्या होगा? द बेसिस ऑफ द लंग बिकम हेजी। ये जो लंग की बेसिस होती है ना, अगर इंस्पिरेटरी एफर्ट अच्छी ना हो, हेजी हो जाती है। एक ये हेजी हो जाती है, दूसरा हार्ट साइज आपको ऐसे लगता है शेडो, कार्डिक शेडो लगता है जैसे थोड़ा सा बढ़ गया। तो फिर आप हो सकता है कि यू रॉन्गली कमेंट दैट प्रॉब्लम पेशेंट इज हैविंग इंक्रीज सीटी रेशो, या आप रॉन्गली कमेंट कर दें कि उसके अंदर है हेजी बेसिस ऑफ लंग है, तो यू माइट कमेंट दैट पेशेंट इज हैविंग प्लूरिफियन और माइट बी हैविंग सम कंसोलिडेशन। 3 PRE, एक्सपोयर। इफ एक्सपोयर इज नॉट एडिक्वेट, एक सिचुएशन मैंने आपको बताया, थिंग्स बिकम टू ब्लैक। थिंग्स बिकम टू ब्लैक का मतलब है वर्टेब्रा नजर आनी शुरू हो गई है पीछे बहुत ज़्यादा। जब चीज़ें टू ब्लैक हो जाए ना, तो वाइटिश ओपेसिटीज भी गायब हो जाती है, यानी आपको वाइटिश ओपेसिटी नजर आना खत्म हो जाएगी। तो नतीजा, यू माइट नॉट बी एबल टू पिक फ्यू फाइंडिंग्स। एंड देन द सेकंड थिंग इज थिंग्स बिकम टू वाइट, बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती है। बहुत ज़्यादा वाइट हो जाती हैं तो कई दफ़ा लंग की मस्कुलर मार्किंग होती है, वो थोड़ी प्रोमिनेंट हुई पड़ी होती है, वो इतनी वाइट हो जाती है जो आपको लगता है शायद ये कोई पैथोलॉजी एबनॉर्मलिटी है। देन यू कैन गेट कंफ्यूज। एंड फाइनली द लास्ट थिंग, PRE, एक्सपोयर व्यू। बहुत सारी, हाँ, व्यू में ये है कि अगर स्कैपुला ऊपर आ गया तो लंग का सारा शैडोई चीज़ें ही मास्क हो जाती हैं। स्कैपुला वाइट वाइट है, नीचे कोई वाइट ओपेसिटी होगी नजर नहीं आएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर टू सी दीज 4 थिंग्स बिकॉज दे हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द फाइंडिंग्स। नाउ इन दिस पेशेंट आई कैन से कंफर्टेबली दिस इज चेस्ट एक्सरे, PA व्यू taken in inspiration, almost adequately exposed। वैसे इसमें थोड़ा सा ज़रा वर्टेब्रा ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। एक्सपोयर बस एडिक्वेट कह सकता, पार्शली एडिक्वेट कह सकता हूँ, सेटिस्फैक्ट्री कह सकता हूँ, बेस्ट नहीं है, और बाकी चीज़ें सारी ठीक है। अब मैं डिटेल्स बताऊँ। शोइंग वर्ड, अगेन एक्सरे बहुत आसान है। आगे आपने ABCDEFGH, इतना आसान है, ABCDEFGH। A for airway, B for bone, C for cardiac shadow and castophrenic and cardiophrenic angles, D for diaphragm, E for equal volume, F for fine details, G for gastric bubble shadow. Simple. A B C D E F G H. A for airway, this is the airway। ये आपको ट्रेकिया नजर आ रहा है। अब देखिए इस ट्रेकिया को होना चाहिए था स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट साइड, इसको ऐसे आना चाहिए था, यहाँ ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया लेफ्ट। तो उसकी रीज़न भी हमें समझ आ गई कि यहाँ एपिकल फाइब्रोसिस हुआ है, उसने ट्रेकिया को थोड़ा सा खींच लिया लेफ्ट साइड। सो A फॉर एयरवे, B फॉर बोन। देखो कहीं बोन में कोई पैथोलॉजी तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं से टूटी तो नहीं, कहीं से कोई मसला तो नहीं। C फॉर कास्टोफ्रेनिक, कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड कार्डिक शेडो। ये कार्डिक शेडो है बेसिकली। C फॉर CT रेशो है। CT रेशो देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और हार्ट का मैक्सिमम फासला ये कहीं उसके 50% ज़्यादा तो नहीं है। कार्डियोफ्रेनिक, ये कार्डियो है, ये फ्रेनिक है। कास्टोफ्रेनिक, ये कास्टो है, ये फ्रेनिक है। कास्टोफ्रेनिक एंगल जब भी प्लूरिफियन वगैरह आएगी ऑब्लिटरेट हो जाएगा। कार्डियोफ्रेनिक किसी कंसोलिडेशन से भी हो सकता है गायब। और D फॉर डायफ्राम, डायफ्राम इस साइड का 2 सेंटीमीटर अबव देन दी राइट लेफ्ट डायफ्राम, इससे 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। लीवर है उसको थोड़ा पुश देते हैं, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है इस साइड से। E फॉर इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम यहाँ पे ये खत्म हो रहा है लंग, यहीं पे ये हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, इसका मतलब है दोनों लंग के इक्वल वॉल्यूम। F फॉर फाइन डिटेल, इसको मैं ज़रा स्किप कर रहा हूँ, ये बात बताऊँगा। G फॉर EFG, G फॉर गैस्ट्रिक बबल शेडो। गैस्ट्रिक बबल शेडो ये देखो कितना क्लासिकल नज़र आ रहा है। G फॉर गैस्ट्रिक बबल शेडो, H फॉर हाइलम। Hilum is that portion of lung from where the vessels leave and enter. Hilum वो हिस्सा है लंग का जहाँ से वेसल लीव करते हैं, एंटर करते हैं। कौन सा हिस्सा होता है ये होता है 2nd to 4th एंटीरियर रिब के बीच में। ये एंटीरियर रिब नंबर 2 है। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ये हाइलर एरिया, यानी यहाँ पे वेसल्स को लीव करना चाहिए और एंटर करना चाहिए। तो अगर एक बंदे की हाइलम कुल हो के बहुत ऊपर चली जाएगी तो इस साइड पे फाइब्रोसिस हुआ पड़ा है, तो इस साइड की हाइलम वेसल हो सकता है ऊपर चली जाए। इस साइड पे ऊपर नीमोथोरैक्स है तो हो सकता है ये हाइलम नीचे आ जाए, तो ये हेल्प करती है। तो क्या समझ आई? A B C D। और अगली चीज़, विच वन इज द राइट साइड ऑफ द एक्सरे एंड विच वन इज द लेफ्ट साइड, 5 चीज़ें हैं। डायफ्राम अबव ऑन द राइट साइड, गैस्ट्रिक बबल शेडो ऑन द लेफ्ट साइड,
major portion of the heart on the left side. Aortic knuckle, ये aortic knuckle is on the left side, and it is written on the X-ray that this is the left side. What else you need? Right. So there are 5 things you need to remember. Which one is the right side? Which one is the left side? And the last thing and the most important thing is F. Fine details. It includes everything. It includes everything means there can be cavity, there can be consolidation, there can be some mass, there can be some coiling, there can be interstitial shadowing, there can be reticular shadowing, there can be nodular shadowing, there can be cystic spaces, there can be cylindrical images, there can be some foreign body. So fine detail include everything. For a beginner to start with, you just need to tell us one thing. Where is the problem? Where is the abnormality? You just need to tell us, sir, by looking this X-ray, I feel there is some abnormality here. You start that way. हम कहते हैं जी जगह कौन सी है, तो सेकंड रिब से ऊपर होता है अपर जोन, सेकंड रिब और फोर्थ के बीच में होता है मिडल जोन, और फोर्थ के नीचे होता है लोअर जोन. So whatever thing you will describe here, you will describe it as this is chest X-ray where you take an inspiration with proper position exposure showing a homogeneous opacity involving the left upper zone. You just need to speak that sentence. What it is, then you can speak other words. So this is a non-homogeneous opacity as it is in the apical region, and the apical region opacities or fibrosis commonly suggest these conditions. वो लिखी भी हुई है, एक मेरा ख्याल है लिखा हुआ है स्मैश, एक निमोनिक भी दिया हुआ है जिसमें A फॉर एंटेरोजिक स्पॉन्डिलाइटिस है, S फॉर सिलिकोसिस है, T फॉर ट्यूबरकुलोसिस है, और हिस्टोसाइटोसिस है. ये लिखी हुई है कहीं ना आपकी इसमें क्या नाम है, MRCP वाली बुक में ये लिखा है, निमोनिक में लिखा है. तो कोई भी ऐसी चीज़ है फिर आगे निमोनिक से भी याद कर सकते हैं. ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सपेरिमेंट? तो आइंदा से जब भी देखें इस तौर पे देखें.